मेरी विधवा भाभी हामला हो गई थी और उसने मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। फिर भाभी का राज जानने के लिए कि उसने किसके साथ बदकारी की थी, रात को उनके कमरे में छुप गया। फिर जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरी तो तौबा तौबा। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ मेरी भाभी कह रही थी वो तो मुमकिन ही नहीं था, लेकिन मेरे पास अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए कुछ था ही नहीं। मेरी ही कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से मैं गुनहगार ना होते हुए भी मुजरिम साबित हो चुका था। सच कहूँ तो मेरी नेकी ही और मेरी हमदर्दी ही मुझे ले डूबी थी, वो हमदर्दी जो मुझे एक विधवा औरत से थी। मैं फटी फटी आंखों से अपनी विधवा भाभी को देख रहा था जो ज़ारो कतार रो रही थी और साथ ही साथ एक ऐसी बात कह रही थी जिसे अपनी ज़ुबान से अदा करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उनके लफ्ज़ों ने मेरी रूह खींच ली थी। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की कि वो अपनी ज़ुबान से ऐसी फजूल बात ना करें, लेकिन वो तो अपनी बातों पर पक्की थी कि उनकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। उन्हें यकीन था कि ये सब मेरा ही किया धड़ा है। वो चीख चीख कर कह रही थी कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसने उन्हें दागदार किया है और उनकी ज़िंदगी को तमाशा बना दिया है। वो ये कह रही थी कि मैंने ही उनकी सादगी और अपने भाई की मौत का फ़ायदा उठाया है। भाभी की बात सुनकर मैं कांप उठा था। ऐसा कुछ करना तो दूर, मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी नज़रों में जोया भाभी का मकाम बहुत बुलंद था। मैं उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था। मैंने तो उन्हें माँ का दर्जा दिया था। मैंने लड़खड़ाते हुए लहजे के साथ कहा, भाभी खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें, ये हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से मैं दुनिया का सामना ना कर सकूं या अपने घर वालों से नज़र ना मिला सकूं। आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, मेरे बड़े भाई की विधवा हैं। मैं आप पर गलत नज़र नहीं डाल सकता, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता। मगर मेरी भाभी रोते हुए कहने लगी, इरफान, जो कुछ तुमने किया है तुम उसे कबूल करो या ना करो, दुनिया को तुम्हारा सच पता चल ही जाएगा। मैं ना सिर्फ तुम्हारे बड़े भाई की विधवा हूँ बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहती हूँ, और तुमने मेरे साथ जो किया है मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही हूँ। जब तुमने मेरे साथ गलत किया उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हारे भाई की विधवा हूँ, तुम्हारे घर की इज्जत हूँ। आज जब तुम्हारा सच पूरी दुनिया के सामने आ गया है तो तुम बहुत ही भोले और मासूम बन रहे हो। बताते क्यों नहीं अपनी बीवी को कि जब ये मायके गई हुई थी तो तुम बहाने बहाने से मेरे कमरे में आते थे और किस तरह आधी रात को मेरे कमरे में आकर तुमने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया था। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत परेशान थी। तुम्हारे इस तरह अपने पास आने को तुम्हारी हमदर्दी समझ बैठी थी, मगर क्या मालूम था कि तुम्हारी तो नीयत ही ख़राब है। तुमने तो मेरे दुख का सही फ़ायदा उठाया है। इससे पहले कि मैं जोया भाभी को कुछ कहता, कुछ जवाब देता, मेरी बीवी ने आगे बढ़कर मेरा गिरेबान पकड़ लिया और नफरत से मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि आज तक मैं यही समझ रही थी कि आपको अपने मरे हुए भाई का सदमा है, इसीलिए आप जोया भाभी का इस कदर ख्याल रखते हैं। आपको उन्हें छोड़कर खाना पीना अच्छा नहीं लगता, आपको भाभी के गम का एहसास है। लेकिन ये बात तो मुझे आज पता चली है कि आपके इस मेहरबानी के पीछे क्या वजह छुपी हुई थी। इसीलिए आप हर जगह जोया भाभी को साथ लिए रखते थे, क्योंकि आपको उनके अकेलेपन का फ़ायदा उठाना चाहते थे। जोया भाभी जवान हैं, आपकी हम उम्र हैं, इसीलिए आपकी नीयत में फितूर आ गया। आपको तो मुफ्त में ही एक खूबसूरत औरत मिल रही थी, तो आप क्यों ना मौके से फ़ायदा उठाते। इसलिए आप बार बार मुझे मेरे मायके भेजने लगे थे ताकि आपको तन्हाई में उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिल सके। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई। अपने बीवी और बच्चों के होते हुए भी आपने अपनी विधवा भाभी के साथ ताल्लुक़ बना लिया और अब तो आप बाप बनने वाले हैं। मुबारक हो। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हम पर क्या गुजरेगी, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। नजमा मुझे धक्का देते हुए पीछे हट गई थी। उसकी आंखों में मेरे लिए जो नफरत थी, मैं उसे देखकर कांप उठा था। मुझे नजमा से इस रवैये की तवक्को नहीं थी। मैं उसका शोहर था, उसे मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। जोया भाभी जो कुछ कह रही थी उसके पीछे क्या वजह थी मैं नहीं जानता था, लेकिन नजमा के चेहरे पर जो तासुरात थे वो मैंने पढ़ लिए थे, और इसीलिए मैंने नजमा को समझाने की बहुत कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। यकीनन भाभी को कोई गलत फहमी हो गई है, लेकिन ना ही नजमा को मेरी बात समझ आई थी
اور نہ ہی بھابھی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار تھی۔ وہ حاملہ تھی اور وہ مجھے اپنے بچے کا باپ ٹھہرا رہی تھی۔ بھابھی کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی کہ یہ بچہ عرفان کا ہے۔ میرے لیے یہ پل قیامت کی طرح تھے۔ میرے جان سے عزیز بیوی میرے دونوں معصوم بچے کو لے کر گھر چھوڑ گئی تھی۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اور جاتے جاتے وہ طلاق کا مطالبہ بھی کر گئی تھی، اور زویا بھابھی میرے ساتھ گھر میں رہ گئی تھی۔ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اسی لیے بھائی کے انتقال کے بعد میں نے انہیں اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا یہ فیصلہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، لیکن پھر یہ کس کا بچہ تھا؟ کیونکہ بھائی کو تو گزرے ہوئے 6 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے، اور بھابھی گھر سے تو اکیلے قدم بھی نہیں نکالتی تھی، اور جس شوق سے وہ مجھ پر الزام لگا رہی تھی میں حیران رہ گیا تھا۔ بھابھی کے لگائے گئے الزامات کے بعد نجمہ جا چکی تھی اور میں اپنے کمرے میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ بھابھی بھی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ ویسے بھی زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پل بھر میں ہی یہ کیا ہو گیا ہے۔ یہ تو طے تھا کہ بھابھی جھوٹ بول رہی تھی، لیکن یہ جھوٹ کیوں بول رہی تھی اور یہ بچہ کس کا تھا؟ مجھے یہی سچ جاننا تھا، اور اسی سچ جاننے کے لیے میں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو بہت زیادہ خطرناک بھی تھا، لیکن میرے کردار کو بچانے کے لیے ضروری بھی تھا۔ رات کے 12 بجے کے قریب میں نے گھر کا بریکر نکال دیا تھا، جس کی وجہ سے اچانک اندھیرا ہو گیا، اور اسی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر میں لان میں کھلنے والی کھڑکی کے ذریعے بھابھی کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ بھابھی اس وقت اندھیری کی وجہ سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، اور یہی وہ موقع تھا کہ میں الماری میں چھپ گیا۔ میں نے اپنے فون سے چوکیدار کو بریکر لگانے کا میسج کر دیا تھا، اسی لیے تھوڑی ہی دیر میں لائٹ آ گئی تھی۔ بھابھی جو ٹارچ لے کر کمرے سے باہر نکلی تھی، لائٹ کے آ جانے پر واپس کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اگر میں پکڑا جاتا تو بھابھی کا الزام ثابت ہو جاتا، اور میں خود بے گناہ ثابت کرنے کی بجائے پوری طرح گنہگار بن جاتا۔ لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ میں جان جاتا کہ بھابھی کے ساتھ بدکاری کس نے کی۔ مجھے اس گھٹن زدہ الماری میں بند ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری آنکھوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن میں جان گیا تھا کہ یہ بچہ، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ بھابھی کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا نام عرفان ہے۔ میں ایک اچھی خاصی زندگی بسر کر رہا تھا۔ میرا کاروبار دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا، اور میرا گزر اچھی طرح ہو رہا تھا۔ اور پھر ایک دن اچانک ہی میرے بڑے بھائی کامران کا انتقال ہو گیا، اور اچانک حادثے میں ہونے والے بھائی کے انتقال کی وجہ سے بھابھی سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ اسی لیے میں انہیں ہمارے گھر لے آیا، کیونکہ بھائی اور بھابھی کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ بھائی نے مرنے سے کچھ وقت پہلے ہی اپنا وراثت میں ملا ہوا مکان بیچ دیا تھا۔ کاروبار ان کی عیاشوں کی وجہ سے ڈوب گیا تھا۔ ان کے حالات کچھ بہتر نہ تھے، وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ بھائی کے اوپر کافی قرضہ بھی چڑھ گیا تھا۔ میں نے بھائی کی ہر ممکنہ مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ایک حد سے زیادہ نہیں کر سکتا تھا۔ لین دین والے رات دن ان کے دروازے کے چکر کاٹتے تھے۔ بھائی انہیں سب پریشانیوں میں اس قدر گر گئے تھے کہ ایک دن اچانک ہی ان کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا اور وہ انتقال کر گئے۔ بھابھی کی بھائی سے کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اسی لیے میں نے نہ صرف انہیں سہارا دیا بلکہ ان کا حد سے زیادہ خیال رکھنے لگا۔ میں بھابھی کو اپنے گھر لایا تو بھائی کے قرض دار میرے گھر کے دروازے کے چکر کاٹنے لگے۔ جیسے تیسے کر کے بھائی کا سارا قرضہ چکا دیا۔ میں اپنے بھابھی کے لیے زیادہ کچھ تو نہیں کر سکا تھا، لیکن اپنی بھابھی کو تحفظ دینا چاہتا تھا، کیونکہ بھائی کے فیصلوں کی وجہ سے بھابھی بہت کچھ بھگتنا پڑا تھا۔ وہ تنہا کرائے کے مکان میں کیسے رہتی، یہی سوچ کر میں انہیں اپنے گھر لایا۔ ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ انہیں خرچے کے لیے رقم بھی دینے لگا۔ میں نے وہ سب کچھ کیا جو میں ان کے لیے کر سکتا تھا۔ میں آفس سے گھر آتا تو سب سے پہلے اپنی بیوی نجمہ سے زویا بھابھی کی خیریت پوچھتا، اور پوچھتا کہ بھابھی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ جب تک بھابھی عدت میں تھی میں نجمہ کے ذریعے ان کے بارے میں جان لیا کرتا تھا۔ بھابھی کی عدت ختم ہوئی تو میری کوشش یہی ہوتی کہ وہ ہمارے ساتھ ہی کھانا کھائیں، اور اگر ہم کہیں باہر جائیں تو انہیں بھی ساتھ لے کر جائیں۔ کبھی کبھی نجمہ چڑ جاتی اور کہتی کہ یہ آپ نے کیا انہیں ساتھ لگا رکھا ہے۔ نجمہ کو زویا بھابھی کا ہمارے گھر میں رہنا پسند نہیں تھا، لیکن وہ میری وجہ سے خاموش رہتی تھی۔ اسے ہرگز زویا بھابھی کا
हमारे साथ होना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन नजमा को समझाता कि भाभी बहुत बड़े गम से लड़ रही हैं। अगर घर से बाहर निकलेगी तो उनका जहन भी कुछ फ्रेश हो जाएगा और वो जल्द ही भाई की यादों से बाहर निकल सकेगी। मैं उन्हें तन्हाई के एहसास से बचाना चाहता था, इसीलिए मैं नजमा को समझाता कि जब तक जोया भाभी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो जाती वो इसी तरह से हमारे साथ रहेंगी। जोया भाभी तो नॉर्मल नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर ही ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया था कि मेरा दिमाग ख़राब रहने लगा था। मेरे बड़े भाई को मरे हुए 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अचानक ही मेरी भाभी पता नहीं कैसे हामला हो गई थी। ना ही कहीं उनका आना जाना था और ना ही उनकी ज़िंदगी में कोई और मर्द था सिवाय मेरे। इसीलिए भाभी ने मुझ पर ही ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरा है। मैंने उनके अकेलेपन का फ़ायदा उठाया है। जोया भाभी के उस इल्ज़ाम में मैं हक्का बक्का रह गया था। मैं ऑफिस से थका हारा लौटता और मेरी बीवी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ होता और जोया भाभी का रोया हुआ चेहरा देखकर मैं डर गया था। और जब जोया भाभी ने बताया कि वो हामला हैं और उनके वजूद में पलने वाला बच्चा मेरा है, तो मेरा बसा बसाया हुआ घर तबाह हो गया। मेरी बीवी जोया भाभी की बातों में आ गई थी, और क्यों ना आती। महीने भर पहले ही वो अपनी माँ से मिलने गई थी और पूरे हफ्ते भर बाद लौटी थी। जोया भाभी ने उसे बताया था कि उस एक हफ्ते के दौरान मैंने जोया भाभी के साथ वक्त गुजारा था, और इस बात पर नजमा को यकीन भी आ गया था। जोया भाभी की ये बात गलत नहीं थी, क्योंकि नजमा नहीं थी और जोया भाभी ही घर के कामकाज कर रही थी। इसीलिए मेरी उनसे ज़्यादा बातचीत होने लगी थी, और 2-3 दफ़ा मैं रात के वक्त उसके कमरे में भी गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कपड़े प्रेस करवाने के लिए, क्योंकि मुझे प्रेस नहीं आती थी। नजमा ही हमेशा मेरे सारे काम करके अपने मैके जाती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने नजमा को बहुत अचानक ही उसके मायके छोड़ आया था, क्योंकि उसके भाई का मेरे पास फ़ोन आया था कि उनकी अम्मी की तबीयत बहुत ही ख़राब है और मुझे नजमा को उनकी माँ के पास छोड़ देना चाहिए। मैं नजमा को ये बात बताकर परेशान नहीं करना चाहता था कि उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इसीलिए मैंने कुछ बताए बिना उसे उसका सामान पैक करने को कहा। वो काफ़ी देर तक मुझसे सवाल करती रही, लेकिन मैं खामोश रहा और उसे 1 हफ्ते के लिए उसके मायके छोड़ आया। वो 1 हफ्ता में जोया भाभी के साथ घर में अकेले गुजारा था, लेकिन मैं इतना बेगैरत नहीं था कि अपनी विधवा भाभी पर नज़र डालता या फिर उनकी तन्हाई का फ़ायदा उठाता। अलबत्ता जब भी मैं भाभी को परेशान देखता या दुखी देखता तो उनके पास जाकर कुछ वक्त के लिए बैठ जाता। मैं खुद भी माली तौर पर बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि मैं अपने कारोबार से एक बड़ी रकम निकाल कर भाई के कर्जदारों को चुकाई थी, लेकिन मेरे इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैं ही बदकिरदार ठहराया गया था। नजमा के जाने के बाद भी मैंने भाभी से पूछा कि उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाया है, तो उस वक़्त भी भाभी ने यही कहा था कि इरफान, क्या तुम्हें याद नहीं कि जब नजमा घर में नहीं थी और एक रात तुम मेरे कमरे में आ गए थे, तुम बहुत ज़्यादा नींद में थे और नजमा की कमी तुम महसूस कर रहे थे। उस रात तुमने खुद ही मेरी कुर्बत हासिल करने की कोशिश की थी। मैं भी कामरान के गम में डूबी हुई थी, सही और गलत का फ़र्क ना कर सकी थी और तुम्हारी बातों में आ गई थी। आधी रात तक तुम मेरे साथ रहे और उसके बाद अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह तुम्हें कुछ याद नहीं था, इसीलिए मैंने भी ज़्यादा बात नहीं किया। मैं तुम्हारा और नजमा का घर ख़राब करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं हामला हो जाऊंगी। मेरी और कामरान की तो शादी के 5 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक मैं उम्मीद से भी ना हुई थी। इसीलिए मुझे लगा था कि अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन खुदा ने मेरे नसीब में माँ बनना लिखा था, और वो भी तुम्हारे बच्चे की। भाभी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं था। ऐसी कोई रात मैंने उनके साथ नहीं गुजारी थी, लेकिन जितना यकीन भाभी की आंखों में दिखाई दे रहा था, मैं खुद भी डगमगा गया था। भाभी अपने कमरे में चली गई थी और मैं अपने कमरे में बैठा बहुत देर तक याद करने की कोशिश करता रहा था, लेकिन बहुत सोचने के बाद भी कोई ऐसी बात मुझे याद नहीं आई थी जिससे मैं भाभी की इस बातों को सच मान लेता। रात यूं ही कांटों पर गुजर गई और अगली सुबह उठते ही मैं काम के लिए निकल गया था। लेकिन जब जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर चुकी हो तो काम पर दिल कहाँ लगता है। मैं नजमा से मिलने उसके घर चला गया, लेकिन ना ही वो खुद मिली और न बच्चों को मुझसे मिलने दिया। नजमा की बीमार माँ मुझे देखकर बहुत ज़्यादा रोई और कहने लगी, मैं तो समझती थी कि तुमने मेरी बीमारी को देखते हुए
मेरी बेटी को मेरे पास भेजा है। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि तुम इसके पीछे ये सब कर रहे हो तो मैं कभी उसे अपने पास ना बुलवाती। अपनी माँ जैसी सास को खुद से बदगुमान देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी और ये आग नजमा भाभी के खिलाफ थी। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं खुद को भी बेगुनाह साबित करूंगा और नजमा और अपने बच्चों को यहाँ से जल्द वापस लेकर जाऊंगा। आप बस मुझे थोड़ा सा वक्त दें। मैं नजमा और बच्चों से मिले बगैर ही ना मुराद अपने घर वापस लौट आया। जोया भाभी किचन में खाना बना रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। मेरी भूख तो उड़ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ गया था। मैं उनकी एक एक हरकत को देखना चाहता था। मुझे यकीन हो गया था कि वो झूठ कह रही हैं, लेकिन क्यों ये बात मैं नहीं जानता था। अगर उनकी जिंदगी में कोई आ गया था तो वो ये बात मुझसे कर सकती थी। मैं खुद ही उनकी शादी करवा कर उन्हें रुखसत कर देता, लेकिन उन्होंने तो मेरा ही घर बर्बाद करने का मंसूबा बना लिया था। भाभी मेरे साथ ही डाइनिंग टेबल पर बैठ गई थी और कहने लगी, इरफान जो कुछ हो चुका है उसे कबूल कर लो, वरना दुनिया इस बच्चे को नाजायज करार दे देगी। मैंने गुस्से में भाभी से कहा, ये किस तरह मुमकिन है? मैं किसी भी तरह इस बच्चे को नहीं अपना सकता। नजमा कभी इस बात को कबूल नहीं करेगी। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम मुझे कोई अलग घर दिलवा दो, मैं वहाँ चली जाऊंगी। तुम नजमा के साथ अपनी जिंदगी गुजार लेना और इस बच्चे के नाम पर अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा इसे दे दो, ताकि मैं अपना और इसका पेट पाल सकूं। अभी तो ये बात चार दीवारी के अंदर है, लेकिन जब कल खानदान के लोगों को इस बात का इल्म होगा कि मैं हामिला हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी। इसीलिए तुम जल्दी से जल्दी कोई फैसला कर लो। भाभी के लहजे में एक सर्दपन था जिसे मैंने बखूबी महसूस किया था। या तो वो खुद हद से ज्यादा परेशान थी या फिर कोई और बात थी, लेकिन जो भी था इनकी बात ठीक थी कि जल्द या बदेर सारे खानदान को पता लगना ही था और मैं हर किसी को अपने किरदार की सफाई पेश नहीं कर सकता था। मैं कमरे में आकर यहाँ वहाँ टहलने लगा। भाभी की एक एक बात पर मेरे कान गूंज रही थी। फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया और इसी ख्याल के तहत मैंने भाभी का पूरा सच जानने के लिए एक मंसूबा बनाया। मैं अंधेरे का फायदा उठाकर भाभी के कमरे में छुप गया और फिर भाभी का पूरा सच खुलकर मेरे सामने आ गया। वो हामिला थी, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा था वो मेरा नहीं बल्कि उनके शोहर यानी मेरे बड़े भाई कामरान का था। रात के अंधेरे में उनके कमरे में आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई कामरान था, जिसे देखते ही वो उसके गले लग गई थी और बेपनाह मोहब्बत का इजहार करने लगी थी। मेरा भाई उसी खिड़की से अंदर आया था जिससे मैं कुछ देर पहले दाखिल हुआ था कि वो उनके बगैर ज्यादा दिन नहीं रह सकती हैं और ना ही उनकी औलाद को बार बार मेरी औलाद कह सकती हैं। इस तरह उन्हें तकलीफ होती है। भाई बड़ी बेगैरती के साथ कह रहा था, बस कुछ ही दिनों की बात है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इरफान नजमा के बगैर नहीं रह सकता। उन दोनों की मोहब्बत की शादी है। वो नजमा और अपने बच्चों को वापस लाने के लिए तुम्हें खुद उस घर से निकाल देगा और इस बच्चे के नाम पर तुम उसे अच्छी खासी जायदाद भी हासिल कर लेना। वो एक इज्जतदार मर्द है और दुनिया के सामने अपना भरम कायम रखने के लिए वो खुशी खुशी तुम्हें अपनी जायदाद में से हिस्सा दे देगा। हमारे कर्जे वालों को तो वो पहले ही पैसा चुका बैठा है। अब उसकी जायदाद का कुछ हिस्सा हमें मिल जाए तो हम यहाँ से कहीं दूर जाकर आबाद हो जाएंगे और नई जिंदगी शुरू करेंगे। अगर मैं इस तरह मरने का ड्रामा नहीं करता तो सारी जिंदगी लोग हमें अपने पैसे के लिए तंग करते रहते, लेकिन अब तुम ही देख लो कि किस तरह मेरे एक छोटे से मंसूबे ने ना सिर्फ लेन देन वालों से छुटकारा दिला दिया बल्कि इरफान की जायदाद में से कुछ हिस्सा हमें जरूर मिल जाएगा। जोया भाभी रोते हुए कह रही थी कि शादी के इतने सालों बाद मुझे माँ बनने की खुशी हासिल हुई है, लेकिन मैं इस खुशी को पूरी तरह महसूस नहीं कर सकती क्योंकि मुझे दिन रात यही फिक्र सताती है कि कहीं इरफान को हमारा सच ना पता चल जाए। कामरान भाई कहने लगे, तुम परेशान ना हो, वो बहुत सीधा साधा इंसान है, उसे हमारे मंसूबों की कोई भनक भी नहीं होगी। तुम यही देख लो कि किस तरह उसने मेरे मरने वाली बात पर यकीन कर लिया, जबकि ना ही उसे मेरी बॉडी मिली और ना ही उसने हमें दफन किया। भाई की बातें सुनकर मैं दंग रह गया था। मेरे भाई ने मुझे ही लूटने का मंसूबा जो बना लिया था। मैं इस कदर बेवकूफ़ था कि पिछले 6 महीने से उनके इस मंसूबे को जान ही नहीं पाया था। भाई की गाड़ी का जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ गहरी खाई थी और मुझे यही बताया गया था कि भाई खाई में गिर गए हैं और भाई की गाड़ी खाई से ही निकाली गई थी। इसीलिए मुझे इस बात पर यकीन आ गया था
मेरे भाई ने ना सिर्फ मेरे जरिए अपने लेन देन वालों से छुटकारा हासिल कर लिया था, बल्कि वो तो मेरे जायदाद में से हिस्सा भी लेना चाहते थे। और बेशर्मी की इंतहा तो ये थी कि इसके लिए वो ना सिर्फ अपनी और अपनी बीवी बल्कि अपने होने वाले बच्ची का भी इस्तेमाल कर रहे थे। भाई की फितरत शुरू से ही ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि लालच में आकर वो इस कदर गिर जाएंगे कि अपनी बीवी का ही इस्तेमाल करेंगे। मैं सब कुछ अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन मैं उन दोनों के सामने नहीं आया था। भाई जिस तरह से आए थे उसी तरह वापस चले गए थे और भाभी सो गई थी। उसके बाद मैं उनके कमरे से निकलकर सीधा नजमा के घर पहुंच गया था और सारी रिकॉर्डिंग नजमा और उसकी अम्मा को दिखा दी थी। सभी भाई और भाभी की इस गिरी हुई हरकत से हैरान रह गए थे, लेकिन मुझे अब उन दोनों से हिसाब लेना था, क्योंकि अगर मैं उस सच को ना जानता तो शायद वो दोनों ही मुझे लूट चुके होते। मैंने सीधे पुलिस स्टेशन का रुख किया और सब कुछ पुलिस में बयान कर दिया, क्योंकि एक जिंदा आदमी खुद को मुर्दा साबित करना भी एक जुर्म था और इस तरह मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे मेरी जायदाद में से हिस्सा मांगना भी एक बड़ा जुर्म था। पुलिस की कार्रवाई पर भाभी गिरफ्तार हो गई थी और भाभी ने ही भाई का पता दिया था कि वो एक छोटे से होटल के कमरे में रह रहे थे। दुनिया वालों की नज़र में मैं ही बुरा बन गया था, क्योंकि मैंने ही अपने भाई और भाभी को जेल की सलाखों के पीछे डलवा दिया था। कोई इस अजियत से वाकिफ नहीं था जिस अजियत से मैं कुछ हफ्ते पहले गुजर रहा था। आप लोग ही बताइए, क्या मैंने अपने भाई को सजा दिलवाकर कोई गलती की है? क्या ऐसा शख्स भाई कहलाने के लायक भी है जो लालच में आकर अपने ही भाई के किरदार को गंदा कर दे और अपनी बीवी को इस्तेमाल करे? दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। शुक्रिया।